आज हम सर आर्थर कोनन डॉयल की लघु कथा चीटीदार फीते का रहस्य पढ़ने वाले हैं। अपने उन 70 खास मामलों के नोट्स पर एक नजर दौड़ाते वक्त, जिनमें अपने मित्र शेरलॉक होम्स के पिछले 8 सालों के काम करने के तरीके का मैंने अध्ययन किया और पाया कि उनमें से बहुत से दुखद, कुछ मजेदार और अधिकतर तो आश्चर्यजनक थे। वे सब कोई मामूली मामले नहीं थे। उन्होंने इन्हें धन कमाने के लिए नहीं, बल्कि अपने काम से प्यार की वजह से किया था। वह उन जांच पड़तालों से स्वयं को अलग कर लेता था, जो असामान्य और आश्चर्यजनक नहीं होती थी। मुझे याद नहीं कि इस तरह के कई केसों में स्टोक मोरान में रॉयल आर्च के उस जाने माने परिवार के साथ घटी घटना की तुलना में किसी और ने अधिक असाधारण घटना सुलझाई हो। यह घटना होम्स के साथ मेरे जुड़ने के शुरुआती दिनों में घटी थी। उन दिनों हम अविवाहित थे और बेकर स्ट्रीट के एक ही कमरे में साथ साथ रहा करते थे। उस समय इस मामले की गोपनीयता का एक वादा किया गया था। पिछले महीने उस महिला जिससे वो वादा किया गया था कि असामयिकता मौत ने मुझे इससे मुक्त कर दिया। अब इस सच्चाई को रोशनी में आना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर जेम्स बाय रॉयलार्ड की मौत के बारे में अफवाहें फैली हुई है, जिन्होंने इसी मामले को वास्तविकता से कहीं अधिक भयावह बना दिया है। यह अप्रैल 1883 की शुरुआत थी और मैंने एक सुबह शेरलॉक होम्स को कपड़े पहने हुए पूरी तरह से तैयार अपने बिस्तर के बगल में खड़े देखा। नियमतः वह देर से उठने वाला व्यक्ति है और घड़ी में उसी समय सिर्फ 7:15 बजे थे। मैंने उसकी तरफ आंखें झपकाते हुए आश्चर्य से देखा, जिसमें थोड़ी सी चिढ़ भी थी, क्योंकि मैं अपनी आदतों के मामले में काफी नियमित हुआ करता था। होम्स ने कहा, मुझे माफ करना वाटसन, मैंने तुम्हें जगा दिया, पर बात बिल्कुल साधारण सी है कि आज सुबह मिसेज हडसन ने दरवाजा खटखटाया और मुझे जगा दिया और मैंने तुम्हें। तब ऐसी क्यों बात है? आग लगी है क्या? नहीं, ऐसा लगता है कि एक युवती बदहाश हालत में आई है और मुझसे मिलना चाहती है। अभी भी वो बैठक कक्ष में मेरा इंतजार कर रही है। महानगरों में इतनी सुबह जब जवान औरत घूमती फिरती है और नींद में पड़े लोगों को उनके बिस्तरों से उठाती है, तब मेरा मानना है कि कोई बहुत ही खास बात होगी जिसे वो बताना चाहती है। क्या इससे यह लगता है कि यह एक दिलचस्प केस होगा? मुझे यकीन है कि तुम इसमें शुरू से ही रहना चाहोगे। मेरे विचार से किसी भी कीमत पर मुझे तुमसे इसके लिए कहना चाहिए और तुम्हें मौका देना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्त, मैं किसी भी कीमत पर इसे खोना नहीं चाहूंगा। होम्स की पेशेवर छानबीनों का अनुसरण एवं उसके अपने अंतर्ज्ञान की तीव्रता से इनके समाधान की प्रशंसा से बढ़कर मेरे लिए और कोई प्रसन्नता नहीं थी। उसे जो भी केस दिए गए, उसने उन्हें तार्किक आधार पर सुलझाया। मैंने जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहने और बैठक कक्ष में अपने मित्र का साथ देने के लिए कुछ ही मिनटों में तैयार हो गया। वहां एक परंदानसी महिला काले कपड़े में खिड़की के पास बैठी थी। जैसे ही हम कमरे में घुसे, वह खड़ी हो गई। होम्स ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, गुड मॉर्निंग मैडम, मेरा नाम शेरलॉक होम्स है। ये है डॉक्टर वाटसन, मेरे खास मित्र और सहयोगी। इनके सामने आप बेझिझक अपनी बात कर सकती है। वाह, मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि मिसेज हडसन ने अंगीठी जलाने की समझदारी दिखा दी है। इस अंगीठी को आप अपने पास रख लीजिए और मैं एक कप गर्म कॉफी ऑर्डर करता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप ठंड से कांप रही है। उस महिला ने अपनी जगह बदलते हुए धीमी आवाज में कहा, मैं ठंड की वजह से नहीं कांप रही हूँ। तब क्या है? ये डर है मिस्टर होम्स, डर। इतना कहकर उस महिला ने अपना नकाब ऊपर उठा लिया। हम देख सकते थे कि वह महिला वाकई बड़ी दयनीय स्थिति में थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी बेचैन डरी हुई आंखें शिकार के लिए पीछा किए जाने वाले जानवर की आंखों की तरह लग रही थी। उसकी चेहरे और शरीर से पता चलता था कि वह लगभग 30 वर्ष की होगी, लेकिन उसके बाल असमय ही पक गए थे। उसकी आंखें थकी हुई मरीन सी थी। होम्स ने उस पर अपनी तेज और अनुभवी नजर डाली। ए, आगे की ओर झुकते हुए सांत्वना भरे शब्दों में उसके हाथों को थपथपाते हुए कहा, डरिए मत, मैं सब ठीक कर दूंगा। मुझे लगता है आप आज सुबह ही ट्रेन से आई है। तो क्या आप मुझे जानते हैं? मैंने आपके दस्ताने वाले बाईं हथेली में वापसी का टिकट देखा है। आप सुबह जल्दी ही चल पड़ी होगी और स्टेशन पहुंचने के लिए आपने कच्चे रास्ते पर घोड़ा गाड़ी से भी यात्रा की होगी। इला जोर से चिहुकी और मेरे सहयोग की ओर अचरज से देखने लगी। वह मुस्कुराते हुए बोला,
इसमें कोई रहस्य नहीं है मैडम। आपके जैकेट की बाईं बाह पर कम से कम 7 जगह कीचड़ के धब्बे लगे हैं। ये धब्बे बिल्कुल ताजा है। घोड़ाधारी के अलावा और कोई सवार इस तरह से कीचड़ नहीं उछालती है। और फिर आप तो चालक के बाईं ओर बैठी होगी। वह बोली, आपका जरिया चाहे जो भी हो, पर आप बिल्कुल सही है। मैं घर से सुबह 6 बजे से पहले ही चली और 20 मिनट में लेदरहैम पहुंची। फिर वाटरलू के लिए पहली ट्रेन पकड़कर मैं यहाँ आ गई। सर, मैं अब इस तनाव को और नहीं झेल सकती हूँ। अगर यह ऐसे ही बना रहा तो मैं पागल हो जाऊंगी। मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं है उस अकेले आदमी को छोड़कर जो यह कर सकता है। मैं आपके बारे में सुन चुकी हूँ मिस्टर होम्स। मुझे आपके बारे में मिसेस फारिटोस ने बताया है, जिनकी सहायता आपने बहुत ही कठिन परिस्थितियों में की थी। उन्हीं से मुझे आपका पता मिला है। सर, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि आप मेरी सहायता कर सकते हैं और जिसे घने अंधेरे ने मुझे घेर रखा है उस पर थोड़ी रोशनी तो डाल ही सकते हैं? इस समय आपकी सेवाओं के लिए पुरस्कार देने की मेरी क्षमता नहीं है, पर 6 हफ्तों या महीने में मेरी शादी हो जाएगी। तब अपनी खुद की आमदनी पर मेरे नियंत्रण के बाद आप मुझे आसान परामर्श नहीं पाएंगे। होम्स ने अपनी दराज खोली और उसमें से केस वाली एक छोटी सी नोटबुक निकाली, जिसे वह संदर्भ देखने के लिए अपने पास रखते थे। वे बोले, फारिडोस, ओ हाँ, मुझे वो केस याद आ गया जिसका संबंध उस दूल्हे मुकुट से था। मेरे ख्याल से वाटसन, ये तुम्हारे मेरे साथ आने से पहले का केस था। मैडम, मैं इस मामले में आपके सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ कि जिस तरह से मैंने आपके दोस्त के लिए काम किया था उसी तरह से आपका भी काम करने में मुझे खुशी होगी। और जहाँ तक इनाम का सवाल है, मेरा पैसा अपने आप ही में एक इनाम है। लेकिन जब भी आपका समय अनुकूल हो आप मेरा भुगतान कर सकती है। अब मैं आपको अनुरोध करता हूँ कि कृपया सिलसिलेवार ढंग से हर बात बता दे, ताकि मैं इस मसले पर अपनी राय कायम कर सकूं। हमारी आगंतुक ने जवाब दिया, ओह, मेरे डर की स्थिति की वास्तविकता यह है कि मेरा डर बहुत ही अस्पष्ट सा है और मेरे संदेश बहुत ही छोटे छोटे बिंदुओं पर ही निर्भर है, जो कि दूसरों को बहुत ही महत्वहीन लग सकते हैं। यहाँ तक कि जिससे मुझे सहायता पाने का अधिकार है, वह भी मुझे एक घबराई हुई औरत के रूप में ही परामर्श देता है, परंतु वह इस तरह की बातें नहीं कहता है। यह सब कुछ मैं आपको सांत्वना भरे शब्दों और आपकी आंखों में पढ़ सकती हूँ। मैंने सुना है मिस्टर होम्स कि आप आदमी के दिल की कई परतों के भीतर गहराई से छुपी हुई दुष्टता को भी देख लेते हैं। आप मुझे बताइए कि इन खतरों से घिरे रहते हुए मैं इनके बीच कैसे रहूं? मैं आपकी बातों पर पूरा ध्यान दे रहा हूँ। मेरा नाम हेलन स्टोनर है और मैं अपने सौतेले पिता के साथ रहती हूँ, जो इंग्लैंड की पुरानी सेक्शन फैमिली सरी की पश्चिमी सीमा पर स्टाफ मोरान के राजलास के बचे हुए अंतिम व्यक्ति है। होम्स ने स्वीकृति में अपना सिर हिलाया और कहा, मैं इस नाम से परिचित हूँ। किसी समय यह परिवार इंग्लैंड के धनिकों में से एक था और इसकी जागीर की सीमाएं उत्तर में बर्कशायर तथा पश्चिम में हैम्पशायर तक फैली हुई थी। पिछली शताब्दी में एक के बाद एक इसके वारिस लंपट और फिजूल खर्ची की आदतों वाले थे। डीजेसी के दिनों में यह परिवार एक जुआरी के हाथों पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। कुछ एकड़ जमीन और 900 साल पुराना वह घर, जो कि अब गिरवी पड़ा है, के सिवाय कुछ भी नहीं बचा। इसके अंतिम जागीरदार ने अपनी जिंदगी की गाड़ी एक अभिजात वर्गीय भिखारी के रूप में दयनीय तरीके से खींची, पर उसके एकमात्र बेटे यानी मेरे सौतेले पिता ने देखा कि इन्हें नए तरीके का जीवन अपनाना चाहिए। उन्होंने अपने एक संबंधी से धन उधार लिया, जिससे वे डॉक्टरी की डिग्री हासिल कर सके। इसके बाद मेरे पिता कलकत्ता चले आए, जहां अपनी काबिलियत और अच्छे चरित्र से उन्होंने एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस जमा ली। एक दिन घर में हुई इसी लूट के कारण उन्होंने गुस्से में अपने पड़ोस में रहने वाले खान सामे को इतना मारा कि वो मर ही गया। फांसी की सजा से वे बाल बाल बचे। इसकी वजह से उन्होंने लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा। फिर वे चिड़चिड़े और हताश व्यक्ति के रूप में इंग्लैंड वापस आ गए। जब डॉक्टर रायलाड भारत में थे तो वहीं उन्होंने मेरी माँ से विवाह किया, जो कि बंगाल फौज के मेजर जनरल स्टोनर की एक खूबसूरत विधवा थी। मेरी बहन जूलिया और मैं जुड़वा थी और मेरी माँ की दोबारा शादी के समय हमारी उम्र केवल 2 साल की ही थी। मेरी माँ के पास 1000 पाउंड सालाना आता था और यह पूरा का पूरा ही उसने डॉक्टर रायलाड को वसीयत कर दिया था। हालांकि हम उनके साथ इसी शर्तनामे के साथ रहते थे कि हमारी शादी होने पर हम में से हर एक को सालाना कुछ धन दिया जाएगा। इंग्लैंड वापस लौटने के कुछ ही समय के बाद मेरी माँ की मौत हो गई। वे 8 साल पहले क्रीव के पास एक रेल दुर्घटना में मारी गई। इसके बाद डॉक्टर रायलाड ने लंदन में अपनी प्रैक्टिस जमाने की कोशिश छोड़ दी
और हमें साथ लेकर स्टार्क मोरान के अपने खानदानी मकान में रहने चले आए। मेरी माँ ने जो पैसे हमारे लिए रख छोड़ा था, वह हमारी जरूरत के लिहाज के काफी था और हमारी खुशियों में बाधाएं आएगी ऐसा भी नहीं मालूम पड़ता था। परंतु इसी साल हमारे सौतेले पिता के स्वभाव में एक भयानक परिवर्तन आ गया। अपने पड़ोसियों से मिलने जुलने और नए मित्र बनाने के बजाय, जो कि उन्हें वहां देखकर बहुत खुश हुए थे कि स्टार्क मोरन के राइलाट वापस अपने घर आ गए हैं, उन्होंने अपने आप को अपने घर में ही बंद कर लिया और कभी कभी ही बाहर निकलते थे। वह भी तब जब कोई उनके रास्ते से गुजरता था और उससे झगड़ा करने। गुस्से में हिंसा की सनक तक पहुंचना उस परिवार के लोगों की एक आनुवंशिक आदत रही है। मेरे सौतेले पिता के मामले में मेरा मानना है कि इसकी तीव्रता का कारण एक लंबे समय तक गर्म मुल्क में रहना भी रहा है। उनके ऐसे असभ्य झगड़ों की एक लंबी श्रृंखला सी बन चुकी थी, जिसमें दो तो पुलिस थाने में जाकर खत्म हुए और फिर वे उस गांव के लिए खतरा बन चुके थे। लोग बाग उनसे डरकर भागने लगे थे, क्योंकि उनमें काफी शारीरिक बल था और गुस्से में वे बेकाबू हो जाते थे। अभी पिछले ही हफ्ते उन्होंने वहीं के एक लोहार को चार दीवारी से नीचे नदी में फेंक दिया था। फिर जो पैसा मैंने साथ मिलाकर इकट्ठा किया था, उसे देकर हमने इसी दूसरी मुसीबत से अपना बचाव किया। कुछ घूमत बंजारों को छोड़कर कोई भी उनका मित्र नहीं था। उन्होंने झाड़ झंखाड़ से भरी अपनी जमीन, जिससे हमारी खानदानी जागीर का भी पता चलता था, इन बंजारों को डेरा डालने के लिए दे रखी थी। बदले में वे अपने तंबुओं में इनका आतिथ्य सत्कार करते थे और कभी कभी इनके साथ सप्ताहांत में दूर कहीं घूमने भी चले जाते थे। भारतीय जानवरों के प्रति भी उनकी दीवानगी थी, जो कि उनके पास वहां से बेच दिए जाते थे। इस समय उनके पास एक चीता और एक लंगूर है और ये दोनों ही उनके मैदान में खुले घूमते रहते हैं। ये गांव वालों के लिए उतने ही भयावह है जितने कि उनके मालिक। आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरी और मेरी बहन की जिंदगी में अब तक कोई बड़ा सुख नहीं रहा। हमारे यहाँ कोई भी नौकर नहीं टिकता था। एक लंबे समय से हमने खुद ही घर का सारा काम किया है। मेरी बहन की मौत के समय उसकी उम्र सिर्फ 30 साल की थी। फिर भी उसके बाल मेरे ही तरह सफेद हो गए थे। क्या तुम्हारी बहन की भी मौत हो चुकी है? उसकी मौत अभी 2 साल पहले ही हुई है और उसी की मौत की वजह से मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। आप समझ ही सकते हैं कि जिस तरह की अपनी जिंदगी के बारे में मैंने आपको बताया है, हम अपनी उम्र और स्थिति के शायद ही किसी और व्यक्ति को ऐसी हालत में देखना चाहेंगे। हमारी माँ की एक अविवाहित बहन, यानी हमारी एक मौसी भी है, जिनका नाम मिस ओनोरिया वेस्टफेल है। वे हीरो के पास रहती है। हमें कभी कभी ही इनके घर जाने का मौका मिलता है। 2 साल पहले क्रिसमस पर जूलिया वहां गई थी। वहां उसकी मुलाकात नौसेना के एक मेजर से हुई, जो कि अभी आधी तनख्वाह पर काम कर रहा था, जिसके साथ उसका विवाह भी तय हो गया था। वापस लौटकर मेरी बहन ने उसकी जानकारी मेरे सौतेले पिता को दी। उन्होंने इस शादी का विरोध नहीं किया, परंतु शादी की तय तारीख से 15 दिनों पहले ही वो भयानक घटना घट गई, जिसने मेरी अकेली साथी को मुझसे छीन लिया। शर्लक होम्स अपनी कुर्सी पर पीठ दिखाकर बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी और उनका सिर कुशन पर टिका हुआ था। उन्होंने अपनी अंधमुंदी आंखें खोली और अपने आगंतुक की ओर देखा, फिर बोले, कृपया खुलकर बताइए। मेरे लिए इसे बताना बहुत ही आसान है, क्योंकि उस भयानक वक्त की हर एक घटना मेरी याददाश्त में बनी हुई है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि वह इमारत बहुत ही पुरानी है और अब इसका एक ही हिस्सा रिहायशी इस्तेमाल में आता है। इस हिस्से में शयन के कमरे निचले तल पर है और बैठक कक्ष इस इमारत के बीच वाले भाग में है। इन कमरों में से पहला कमरा डॉक्टर रायलाट का, दूसरा मेरी बहन और तीसरा मेरा खुद का है। उन कमरों में आपस में कोई संपर्क नहीं है, न वे सभी एक ही गलियारे में खुलते हैं। क्या मैं साफ साफ बता पा रही हूँ? बिल्कुल ठीक। तीनों कमरे की खिड़कियां बाहर लॉन में खुलती है। उस भयावह रात को डॉक्टर रायलाट अपने कमरे में जल्दी ही चले गए थे। हालांकि हम जानती थी कि वे सो नहीं रहे थे, क्योंकि मेरी बहन को उनके उस भारतीय सिगार की तेज महक से परेशानी होती थी, जिसे पीने की उनकी आदत थी। वह अपने कमरे से निकलते मेरे पास चली आई और वहां कुछ देर बैठकर उसने अपनी होने वाली शादी के बारे में कुछ बातें भी की थी। 11 बजे वह मेरे पास से जाने के लिए उठी। फिर दरवाजे पर थोड़ा रुककर उसने मेरी ओर मुड़कर देखा और बोली, यह बताओ हेलन, क्या तुमने रात के अंधेरे में किसी को सीटी बजाते हुए सुना है? नहीं तो, मैंने जवाब दिया। मेरे ख्याल से सोते समय तुम्हारी आवाज तो सीटी की तरह नहीं ही निकलती होगी। बिल्कुल नहीं, पर क्यों? क्योंकि पिछली कुछ रातों से सुबह करीब 3 बजे मुझे हमेशा एक धीमी पर साफ सीटी की आवाज सुनाई पड़ती है।
मैं कच्ची नींद में ही सोती हूँ और इसीलिए इसकी आवाज मुझे जगा देती है। मैं यह नहीं बता सकती हूँ कि यह आती किधर से है, शायद बगल वाले कमरे से या लॉन से। मैंने सोचा कि तुमसे पूछूं कि शायद तुमने इसे सुना हो। नहीं, मैंने नहीं सुना। यह दूर ठहरे हुए उन भंडारों की होनी चाहिए। बहुत मुमकिन है। यदि यह आवाज लॉन में थी तो मुझे आश्चर्य है कि तुमने इसे कैसे नहीं सुना। हाँ, पर मैं तुमसे अधिक गहरी नींद में सोती हूँ। अच्छा, खैर कोई बात नहीं। और मुझे देखकर मुस्कुराई और मेरा दरवाजा बंद कर दिया। फिर कुछ ही देर बाद मुझे उसके दरवाजे का ताला बंद होने की आवाज सुनाई पड़ी। होम्स ने कहा, सच, क्या रोजाना रात को कमरे में ताला लगाना आप लोगों की आदत है? हमेशा। क्यों? मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि डॉक्टर ने एक चीता और एक लंगूर पाल रखा है। दरवाजा बंद किए बगैर हमें सुरक्षा नहीं महसूस होती थी। बिल्कुल ठीक। मेहरबानी करके अपनी बात जारी रखिए। उस रात में सो नहीं सकी। आने वाले बदकिस्मती की एक धुंधली सी अनुभूति ने मुझ पर असर कर दिया था। आपको याद ही होगा कि मेरी बहन और मैं जुड़वा बहनें थी, और आप जानते ही हैं कि दो समान आत्माओं के बीच संपर्क का कितना सूक्ष्म बंधन होता है। वह रात बहुत ही भयानक थी। बाहर हवा में तेज गर्जन की सी आवाज थी और खिड़कियों पर बारिश की चोट और थपथपाहट हो रही थी। अचानक इस तेज आंधी के थप्पड़ों के बीच ही एक औरत की डर से भरी चीखने की भयानक आवाज आई। मैं इस समझ गई कि यह आवाज मेरी बहन की है। मैं अपने बिस्तर से उछल कर उठी। मैंने शॉल लपेटा, गलियारे की तरफ भागी। जैसे ही मैंने अपना दरवाजा खोला, मुझे सीधी की एक धीमी सी आवाज सुनाई पड़ी। यह ठीक वैसे ही आवाज थी जैसे कि मेरी बहन ने बताया था। और कुछ ही पलों के बाद एक झंझनाहट की आवाज आई, जैसे कि धातु की कोई चीज नीचे गिर पड़ी हो। जब मैं दौड़कर अपनी बहन के कमरे में पहुंची, तो मैंने देखा कि उसका दरवाजा खुला हुआ अपने कब्जे पर धीरे से झूल रहा है। मैंने डरते हुए देखा कि न जाने क्या सामने आने वाला है। गैलरी की लैंप से आने वाली रोशनी में मैंने अपनी बहन को देखा। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था। उसके हाथ ये आगे की ओर फैले हुए थे और उसका पूरा शरीर किसी शराबी की तरह आगे पीछे झूल रहा था। मैं भागकर उसके पास गई और उसे अपनी बाहों में समेट लिया, पर उसी समय उसके पैरों ने जवाब दे दिया और वह जमीन पर गिर पड़ी। वह इस तरह से तड़प रही थी जैसे भयानक तरीके से अकड़ गई हो। पहले पल मुझे लगा कि उसने मुझे नहीं पहचाना, पर वह चीखती हुई आवाज में बोली, जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। हे भगवान हेलन, एक फीता था यहाँ, एक छींटदार फीता। कोई ऐसी बात थी जिसे वह कहना चाहती थी, और उसने डॉक्टर के कमरे की ओर हवा में इशारा भी किया। परंतु फिर से आई उसकी अकड़न ने उसके शब्दों को बाहर निकलने नहीं दिया। अपने सौतेले पिता को चिल्लाकर आवाज देते हुए मैं बाहर की ओर भागी। हड़बड़ी में ही उनके कमरे में उनके ड्रेसिंग गाउन में ही मेरी उनसे मुलाकात हुई। जब वे मेरी बहन के पास पहुंचे तब तक वह बेहोश हो चुकी थी। हालांकि उन्होंने उसके मुंह में ब्रांडी डाली और उसे गांव में ही चिकित्सा सहायता के लिए भी भेजा, परंतु सारी कोशिशें बेकार हो गई और वह बिना होश में आए ही धीमे धीमे डूबती हुई मौत के आगोश में चली गई। यही मेरी प्यारी बहन की भयानक अंत था। होम्स ने कहा, एक मिनट रुको। क्या तुम उन धातु की आवाज को और सीटी के बारे में निश्चित हो? क्या तुम कसम खाकर कह सकती हो? उसकी मौत के बाद हुई छानबीन में मुझसे यही पूछा गया था। मेरा यही मानना है कि मैंने इसे सुना था, मगर आंधी और पुराने हो चुके घर की आवाज में हो सकता है मुझे धोखा हुआ हो। क्या तुम्हारी बहन कपड़े पहनकर तैयार थी? नहीं, वह अपने सोने वाले कपड़ों में ही थी। उसके दाएं हाथ में जली हुई माचिस की तीली और बाएं हाथ में माचिस की डिबिया थी। इससे ऐसा लग रहा था कि जब उसे खतरा महसूस हुआ होगा, तब इसे जानने के लिए उसने माचिस जलाई होगी। छानबीन करने वाले किस नतीजे पर पहुंचा था? चूंकि डॉक्टर का व्यवहार इस प्रांत में बड़ा ही खतरनाक रहा है, इसलिए उसने इस मामले की छानबीन बहुत ही ध्यानपूर्वक की थी, परंतु वो मौत का कोई संतोषजनक कारण ढूंढ पाने में असफल ही रहा। मेरे सबूतों से पता चलता था कि दरवाजा भीतर से ही बंद था और खिड़कियों में पुराने फैशन की लोहे की छड़ें लगी थी, जिनमें सारी रात सुरक्षा रहती थी। चारों तरफ की दीवारों काफी मजबूत थी और जमीन भी उतनी ही ठीक थी। वहां की चिमनी काफी चौड़ी थी, साथ ही उस पर लोहे की जाली भी लगी हुई थी। अब यह निश्चित है कि जिस समय मेरी बहन के साथ यह हादसा हुआ, तब वह बिल्कुल अकेली थी। इसके अलावा उसके शरीर पर किसी भी प्रकार की चोट का निशान भी नहीं मिला था। जहर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? डॉक्टर ने इसकी जांच कर ली थी और उसमें उन्हें कुछ भी नहीं मिला था। तब तुम क्या सोचती हो कि इस अभागी लड़की की मौत कैसे हुई? मेरे अनुसार तो उसकी मौत का कारण सिर्फ डर और घबराहट है, पर वो कौन सी चीज थी जिसे वो डर, इसका अंदाजा मैं नहीं लगा पाती हूँ। क्या वे बंजारे उन दिनों वहीं ठहरे हुए थे? हाँ,
थोड़े बहुत वहाँ हमेशा ही रहते हैं। फीता यानी छींटदार फीता के संकेत से तुम क्या समझती हो? कभी-कभी मुझे लगता था कि यह केवल उन्माद की स्थिति में की गई बातें हैं, या यह कुछ लोगों के समूह को दर्शाता है, जो कि शायद इन बसे हुए घुमंत गुंजारों का भी हो सकता है। मैं नहीं जानती कि उनमें से कुछ लोग छींटदार रुमाल अपने सिर पर बांधते हैं और शायद उसी के बारे में उसने कहा है। एक असंतुष्ट व्यक्ति की तरह होम्स ने अपना सिर हिलाया। वे बोले, मामला काफी गंभीर है। प्लीज, तुम अपनी बात जारी रखो। तब से अब तक 2 साल बीत चुके हैं और मेरा जीवन हाल ही तक इतना एकाकी कभी नहीं रहा है। मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है, जिसे मैं पिछले कई सालों से जानती हूँ। उसने 1 महीने पहले ही शादी के लिए मेरा हाथ मांगा था। उसका नाम आर्मिटोज है और वह रीडिंग के पास ही के क्रेन वाटर के मिस्टर आर्मिटोज का दूसरा बेटा है। मेरे छोटेले पिता ने इस रिश्ते का कोई विरोध नहीं किया और हम बसंत के मौसम में शादी करने वाले हैं। 2 दिन पहले ही इमारत के पश्चिमी हिस्से में मरम्मत का काम शुरू हुआ था, जिसमें मेरे बेडरूम की दीवार पर टूट फूट हो रही थी। इसीलिए मुझे उसी कमरे में आना पड़ा जिसमें मेरी बहन की मौत हुई थी, और मुझे उसी बिस्तर पर सोना पड़ा जिस पर वो सोई थी। आप मेरे डर का अंदाजा लगा सकते हैं कि जब पिछली रात मैं जग गई और उसके उस भयानक अंत के बारे में सोचने लगी, तभी अचानक मेरे धीमी सीटी की आवाज़ सुनी, जो कि उसकी अपनी ही मौत का इशारा भी थी। मैं उछलकर उठी और लेप जलाया, पर मुझे कमरे में कुछ भी नहीं दिखा। मैं अब बिस्तर पर फिर से जाने में भी काँप रही थी। फिर भी मैं तैयार हुई और जैसे ही दिन की रोशनी हुई, मैं बाहर आई। मैंने क्राउन इन पर एक घोड़ागाड़ी पकड़ी और फिर लेदरहेड आकर आपके पास इस इरादे से चली आई कि मैं आपकी मिलूं और आपकी राय लूं। मेरे सहयोगी ने कहा, तुमने बहुत ही समझदारी का काम किया, पर क्या तुमने मुझे अब सब कुछ बता दिया है? जी हाँ, सब कुछ। आपने सब कुछ नहीं बताया है मिस टाइलर। आप अपने सौतेले पिता के बारे में छिपा रही है। आपका क्या मतलब है? जवाब में होम्स ने उस आंख तोप के घुटने पर रखे उसके हाथ पर लटकती काली झालर को पीछे उलट दिया। उसकी सफेद कलाई पर 5 नीले निशान पड़े हुए थे, जिनमें 4 उंगलियों के और एक अंगूठा का निशान था। होम्स ने कहा, तुम्हारे साथ क्रूर व्यवहार होता है। महिला के चेहरे का रंग गहरा हो गया और उसने अपनी कलाई ठोक ली। वो बोली, वो एक ताकतवर आदमी है और शायद उसे अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। वहाँ एक लंबी चुप्पी छाई हुई थी। होम्स अपनी ठुड्डी को अपने हाथों में टिकाए अंगीठी की आग को ध्यान से देख रहे थे। यह बड़ा ही गंभीर मामला है। इससे पहले कि मैं अपने काम की रूपरेखा तय करूं, मुझे अभी हजारों बातें जाननी है। फिर भी हमारे पास गंवाने के लिए एक पल भी नहीं है। यदि हम आज ही सात मोरान जाते हैं, तब क्या यह मुमकिन है कि बिना तुम्हारे सौतेले पिता की जानकारी के ही हम उन कमरों को देख सके? जी हाँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि उन्होंने आज किसी बहुत जरूरी काम से शहर आने के लिए कहा है। संभावना है कि वे आज सारा दिन बाहर रहेंगे और वहाँ रुकावट डालने वाला कोई भी नहीं होगा। हमारे यहाँ एक घरेलू नौकरानी है जो कि बूढ़ी और बेवकूफ है। मैं उसे आसानी से हटा सकती हूँ। वाह वॉटसन, हमारे साथ चलने में तुम्हें दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। तब हम साथ साथ ही आएंगे। अब तू कहाँ जा रही हो? मैं एक दो काम निपटा लेना चाहूंगी क्योंकि मैं शहर में ही हूँ, और मैं 12 बजे वाली गाड़ी से वापस चली जाऊंगी ताकि आपके आने के समय मैं वहाँ मौजूद रहूँ। तुम वहाँ दोपहर तक हमारी प्रतीक्षा कर सकती हो। मुझे भी यहाँ कुछ छोटे मोटे काम निपटाने हैं। क्या तुम रुकोगी और नाश्ता करोगी? नहीं, मुझे अब चलना चाहिए। मेरा मन पहले ही काफी हल्का हो चुका है क्योंकि मैंने अपनी समस्या आपको बता दी है। मैं आज दोपहर में आपका इंतजार करूंगी। उस महिला ने अपने चेहरे पर मोटा सा नकाब डाल दिया और तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। शेरलॉक होम्स ने अपनी कुर्सी की पुश्त पर अपनी पीठ टिकाते हुए पूछा, वाटसन, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? यह मामला काफी गंभीर और खतरनाक लगता है। अगर वह महिला सही कह रही थी कि उस कमरे की दीवार और जमीन पक्की है और दरवाजे, खिड़कियों तथा चिमनी से कोई घुस नहीं सकता है, तो इसका मतलब है उसकी बहन मौत के वक्त बिल्कुल अकेली थी। तब उस रात वाली सीटियों का क्या मतलब है? और उस मरने वाली महिला के उन खास शब्दों का क्या अर्थ है? मैं नहीं सोच पा रहा हूँ। उस रात को बजने वाली सीटियों और बंजारों के समूह की मौजूदगी, जिनका के उस बुजुर्ग डॉक्टर के साथ नजदीक का रिश्ता है। जब इन दोनों विचारों को साथ मिला दे, तब इस तथ्य पर विश्वास होने लगता है कि डॉक्टर की रुचि उसकी सौतेली बेटी की शादी न होने देने में ही है। उस फीते की और मरने वाले का इशारा और वह आवाज मैकेल की उस झंझनाहट की हो सकती है, जो सुरक्षा के लिए लगी उन छड़ों की गिरने की वजह से हुई हो। मेरे मत से इस आधार पर इस दिशा में सोचने से यह रहस्य खुल सकता है।
तब उन बंजारों ने क्या किया होगा, मुझे इसका अंदाजा नहीं। कई जगहों पर मैं इन विचारों से असहमत हूँ। मैं भी। और इसीलिए हम आज खास तौर से स्टार्क मोरन जा रहे हैं। मैं यह देखना चाहता हूँ कि क्या हमारे प्रतिद्वंदी अभी भी खतरनाक है या हम उनको जान समझ चुके हैं। आगे देखिए शैतान के नाम पर क्या होता है। मेरे साथी के ये शब्द अभी मुंह से निकले ही थे कि एक धक्के के साथ अचानक हमारा दरवाजा खुला और सामने एक बड़े डील डोल वाला आदमी दिखा। उसका पहनावा खेतों में काम करने वाले और पेशेवरों के पहनावों का मिला जुला रूप था। उसके सिर पर काली ऊंची सी हेट थी और उसका कोट लंबा था। उसने गेटर्स पहन रखे थे और हाथ में एक चाबुक लहरा रहा था। वो इतना लंबा था कि दरवाजे की ऊंची चौखट को उसका हेड छू रहा था और उसकी चौड़ाई ने दरवाजे की चौड़ाई को करीबी करीबी ढक ही लिया था। उसका बड़ा सा चेहरा जिस पर हजारों झुर्रियां पड़ी हुई थी और जो सूरज के ताप से जलकर पीला हो चुका था, उस आदमी के चेहरे पर दुष्टता के चिन्ह थे और वह बारी बारी से हम दोनों की तरफ अपनी गहरी हरी हरी आंखों से देख रहा था। उसकी ऊंची पतली और बिना मांस वाली नाक जंगली शिकारी चिड़िया की तरह थी। उस आगंतुक ने पूछा, तुम में से होम्स कौन है? मेरे सहयोगी ने शांति से कहा, मेरा नाम है सर। मैं स्टार्क मोरन का लिप्सबाई राइलाट हूँ। होम्स ने सौम्यता से कहा, डॉक्टर प्लीज बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ। क्या मेरी छोटी बेटी यहाँ आई थी? मैं उसका पता लगाने के लिए पीछा करता हुआ यहाँ आया। वह तुमसे क्या कर रही थी? होम्स ने कहा, इस साल मौसम के लिहाज से थोड़ी ठंड ज्यादा है। वह बुजुर्ग आदमी गुस्से के मारे जोर से चीखा, वह तुमसे क्या कह रही थी? मेरे साथी ने शांति से अपनी बात जारी रखी, मैंने सुना है कि इस बार केसर काफी होगा। हमारे नए आगंतुक ने कहा, तुम मुझे बरगला रहे हो ना? इतना कहकर वह एक कदम आगे बढ़ा और अपने हाथ के उस चाबुक को लहराते हुए बोला, बदमाश, मैं तुमको जानता हूँ। मैं पहले भी तुम्हारा नाम सुन चुका हूँ। तुम होम्स हो, जो हर काम में दखलंदाजी करता है। मेरा सहयोगी मुस्कुराया। होम्स दूसरों के कामों में रुचि लेने वाला। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट और फैल गई। होम्स स्कॉटलैंड यार्ड का भूतपूर्व अधिकारी। होम्स ने अपना मुंह दबाकर हंसते हुए कहा, तुम्हारी बातचीत बहुत मजेदार है। अब जब तुम बाहर जाना तो दरवाजा बंद कर देना। यह यहाँ का तयशुदा कायदा है। जब मैं अपनी बात कर लूंगा तभी जाऊंगा। तुम मेरे मामले में दखलंदाजी करने की हिम्मत मत करो। मैं जानता हूँ कि मिस टोनर यहाँ क्यों आई थी। मैंने इसका पता लगा लिया है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं बहुत ही खतरनाक आदमी हूँ जिसके साथ दुश्मनी भारी पड़ेगी। यह देखो। वो तेजी से आगे बढ़ा और अंगीठी कूदने वाली लोहे की छड़ को लपक कर उठा लिया और फिर उसे अपने पूरे बड़े बड़े हाथों से घुमाकर गोल गोल मोड़ दिया। देखो, अपने आप को दूर ही रखो, गुर्राते हुए बोला। उस लोहे की छड़ को कमरे से अंगीठी की ओर फेंक दिया। यह आदमी काफी मिलनसार मालूम पड़ता है, होम्स ने हंसते हुए कहा। मैं बहुत मोटा और यदि वह मुझसे कहता तो मैं उसे अपनी कलाई की पकड़ भी दिखा देता, जो कि उसकी कलाई की पकड़ से कमजोर नहीं है। ऐसा कहकर होम्स ने लोहे की उस छड़ को थोड़े से ही प्रयास से फिर से सीधा कर दिया था। मुझे लगता है उसने मुझे चकरा देने के लिए मेरे साथ बदसलूकी की है। यह घटना हमारी छानबीन को बल दे रही है। हालांकि मुझे विश्वास है कि हमारी दोस्त की उस थोड़ी सी लापरवाही से इस जंगली ने उसे ढूंढ निकाला, पर उससे उसे परेशानी नहीं होगी। और अब वाटसन, हमें नाश्ते का ऑर्डर कर देना चाहिए और फिर हमें डॉक्टर की ओर चलना चाहिए ताकि हमें इस मामले में कुछ सहायता मिल सके। शेरलॉक होम्स जब घूम कर लौटे तब तकरीबन 1 बज रहा था। उनके हाथ में नीले रंग के कागज की एक शीट थी जिस पर कुछ लिखा था और चित्र बनाए गए थे। मैंने उस मृतक महिला की वसीयत देखी है। इसका ठीक ठीक मतलब समझने के लिए मैं आज ही मौजूदा कीमत के अनुसार इसका हिसाब लगाना चाहता हूँ। उसकी पत्नी की मौत के समय उसकी कुल आमदनी 1100 पाउंड से कुछ ही कम थी। खेती में कमी आने पर भी यह 1750 पाउंड से कम नहीं होगी। अब अगर उनकी शादी हो जाती है तब हर लड़की 250 पाउंड की आय का दावा कर सकती है। अगर अब यह स्पष्ट है कि यदि दोनों लड़कियों की शादी हो जाती है तब यह पैसा बहुत ही कम रह जाता है। यहाँ तक कि उनमें से कोई एक भी इस आदमी को बहुत ही दयनीय स्थिति में पहुंचा देती। मेरा सुबह का काम बेकार नहीं गया, क्योंकि इससे यह पता चल जाता है कि ऐसे काम के बीच में रुकावट डालना उसका एक उद्देश्य हो सकता है। वाटसन, अब समय गंवाना खतरनाक हो सकता है, खास तौर से तब जबकि वह बुजुर्ग यह जान चुका है कि हम उसके मामले में रुचि ले रहे हैं। इसलिए अगर तुम तैयार हो तो हमें एक गाड़ी बुला लेनी चाहिए और वाटरलू की ओर चलना चाहिए। आप अपनी रिवॉल्वर अपनी जेब में रख लेंगे तो मुझे पर बहुत एहसान होगा, क्योंकि जो आदमी छड़ को मोड़कर गांठ लगा सकता है उसके साथ बहस करने के लिए इसका इस्तेमाल एक कारगर तर्क साबित हो सकता है। हमें
टूथब्रश भी रख लेना चाहिए। वाटन उसे लेजर हेड के लिए ट्रेन पकड़ने में भाग्यशाली रहे और वहां पहुंचने पर स्टेशन से हमने भाड़े पर एक घोड़ा गाड़ी ली तथा उन चकली गलियों से होकर हम 4 या 5 मील तक चले। दिन पूरी तरह साफ था और सूरज चमक रहा था। आकाश में बादल रूई के फाहों से उड़ रहे थे। सड़क किनारे के पेड़ और झाड़ियों में हरी हरी कोपले आ गई थी और वहां में एक आनंददायक खुशबू तथा धरती की नमी मिली हुई थी। मेरे लिए वसंत के इस मधुर आगमन और हम जिस भयानक काम की छानबीन के लिए नियुक्त किए गए थे के बीच एक अजीब सी विषमता थी। मेरा सहयोगी उस घोड़ागाड़ी में सामने की तरफ बैठा हुआ था। उसने अपनी बाहें मोड़ रखी थी और उसका हेड उसकी आंखों पर झुका हुआ था। वह अपनी ठूठी को छाती पर झुकाए किसी गंभीर सोच में डूबा हुआ था। अचानक उन्होंने मेरे कंधे को थपथपाया और एक चरागाह की तरह इशारा करते हुए कहा, वहां देखो। उस ढलान पर घने पेड़ों वाला मैदान दूर दूर तक फैला हुआ था, जिससे वह मैदान और भी घना मालूम पड़ता था। पेड़ों की शाखाओं के बीच से उस पुरानी इमारत की स्लेटी रंग की छत दिखाई पड़ी रही थी। होम्स ने कहा, स्टार्क मोरॉन। कोचवान ने जवाब दिया, जी हाँ सर, वह डॉक्टर बिम्सबाई रायलाट का घर है। होम्स ने पूछा, वहां पास में और कोई इमारत है क्या? हमें वहीं जाना है। कोचवान ने दूर बाईं तरफ कुछ मकानों की ओर इशारा किया। वहां पर एक गांव है, पर यदि आप उस मकान में जाना चाहते हैं तो इधर से उस छोटी सीढ़ी पर चढ़कर फुटपाथ से होकर जा सकते हैं। वहीं पर वह औरत टहल रही है। होम्स ने पल के झपकाते हुए कहा, मेरे अनुमान से वो महिला मिस डोनर ही है। और हाँ, तुमने जैसा बताया हम वैसा ही करेंगे। हम घोड़ागाड़ी से उतर गए और उसे उसका भाड़ा दे दिया। भाड़ा लेकर वह वापस लेदर हेड की ओर चल दिया। जैसे ही हम उस छोटी सीढ़ी पर चढ़े, होम्स ने कहा, मुझे लगता है कि वह आदमी सोचता होगा कि हम वास्तुशिल्पी हैं या यहाँ किसी और काम से नहीं आए हैं। तभी हमारी बातचीत बंद हो गई। गुड आफ्टरनून मिस टोनर। आप देख रही है कि हम अपनी जबान के पक्के हैं। हमारी मुंह वकील सुबह से ही हमसे मिलने के लिए परेशान था। उसकी खुशी उसके चेहरे पर झलक रही थी। उसने गर्मजोशी से हमसे हाथ मिलाया और जोर से कहा, मैं आपका बहुत ही उत्सुकता से इंतजार कर रही थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर रायला सर गए हैं और उनके शाम से पहले आने की उम्मीद भी कम ही है। होम्स ने कहा, हम डॉक्टर से मुलाकात का मजा ले चुके हैं। और फिर उन्होंने कम से कम शब्दों में उसे वह सारा किस्सा सुना लिया। जैसे ही मिस टोनर ने यह सुना, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। हे भगवान, वो चीखी, इसका मतलब उसने मेरा पीछा किया था। ऐसा ही लगता है। मैं नहीं जानती थी कि वह इतना धूर्त है। जब वह वापस आएगा तब क्या करेंगे? वह अपने आप को सुरक्षित करेगा क्योंकि वो देखेगा कि इस मामले में कोई उससे भी अधिक चालाक है। तुम आज ही रात अपने आप को उससे बचाकर कमरे में बंद रखना। अगर वह हिंसक हो जाएगा तब हम तुम्हें तुम्हारी मौसी के पास हारो ले चलेंगे। अब हमें इस समय का सदुपयोग कर लेना चाहिए। इसीलिए हमें उन कमरों की तरफ ले चलो जिनकी हमें छानबीन करनी है। यह इमारत स्लेटी रंग की थी और इसके पत्थरों पर फूलों के गुब्बार बने हुए थे। इसका बीच वाला भाग ऊपर की ओर उठा हुआ था और दोनों तरफ से हिस्से केकड़े के पंजों की तरह बाहर की ओर निकले हुए थे। इन हिस्सों में से एक हिस्से की खिड़कियां टूटी हुई थी और उनमें लकड़ी के फट्टे चढ़े हुए थे। उनकी छत बीच से थोड़ी गिर गई थी, जिससे यह एक खंडहर सा मालूम पड़ता था। इमारत के बीच वाला भाग की मरम्मत थोड़े बेहतर ढंग से हुई थी, लेकिन दाहिनी ओर वाला हिस्सा इसकी तुलना में काफी आधुनिक था और खिड़कियों के झांझन एवं चिमनियों के निकलते हुए धुएं से पता चलता था कि इमारत के इसी हिस्से में लोग रहते हैं। दीवार के आखिर में कुछ पाइप खड़े किए गए थे और दीवार पर पत्थरों में कुछ टूट फूट का काम भी हुआ था, लेकिन हमारी पहुंचने के समय वहां पर कोई काम नहीं हो रहा था। होम्स ने उस बिना कटे छठे लॉन में ऊपर नीचे होकर चलते हुए खिड़कियों के बाहर काफी ध्यान से देखा। ऐसा लगता है कि यही वह कमरा है जिसमें तुम सोती हो और बीच वाला कमरा तुम्हारी बहन का है। वह तीसरा कमरा डॉक्टर वायलट का है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, पर अब मैं बीच वाले कमरे में सोती हूँ। मेरी समझ से कुछ रद्द बदल के काम होने के कारण ही ऐसा है। हालांकि दीवार के आखिरी हिस्से में किसी मरम्मत की बहुत जरूरत नहीं है। ऐसा लगता है कि मुझे मेरे कमरे से हटाने के लिए यह सब किया गया था। इस बात से एक राय जरूर बनती है। यहाँ सक्रिय हिस्से के दूसरी तरफ एक गलियारा है जिसमें तीनों कमरे के दरवाजे खुलते हैं और उनमें खिड़कियां भी है। हाँ, पर वे बहुत ही छोटी है, इसी के घुसने के लिहाज से तो बहुत ही छोटी। तुम दोनों रहने जिस तरह से अपना कमरा रात को बंद कर लेती थी, तब इनमें किसी का भी बाहर से घुस पाना नामुमकिन था। क्या तुम अपने कमरे में जाओगी और शटर को भीतर से बंद करके दिखाओगी?
मिस टोनर ने वैसा ही किया और होम्स ने ध्यानपूर्वक उन खिड़कियों की जांच करने के बाद उनके शटर को खोलने की हर संभव कोशिश की और उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली। इनमें किसी भी प्रकार की झर्री तक नहीं थी जिसमें से चाकू डालकर बीच वाले डंडे को ऊपर उठाया जा सके। फिर होम्स ने अपने लेंस से उनके कब्जों को भी देखा जो कि ठोस लोहे के बने थे। वे बिल्कुल अच्छी कारीगरी के साथ बनाए गए थे। उसने कुछ परेशानी से अपनी ठड्डी को खुजाया और कहा, मेरे अनुसार जब शटर बंद है तब इसमें से कोई भी अंदर बाहर नहीं आ सकता है। देखते हैं कि भीतर से इस मामले पर कोई रोशनी पड़ती है क्या। कोने में बना हुआ एक छोटा सा दरवाजा सफेद कुत्ते गलियारे की तरफ ले जाता था जहां उन तीनों बेडरूम में दरवाजे खुलते थे। उसने तीसरे कमरे को देखने को किया और तुरंत उस दूसरे वाले कमरे में घुसा जिसमें मिस टोनर अब सोती है और इसी कमरे में ही उनकी बहन अपने दुर्भाग्य को प्राप्त हो चुकी थी। पुराने ग्रामीण घरों की तरह यह एक छोटा सा घरेलू कमरा था जिसकी छत नीची थी और दीवार में आतिशदान की जगह बनी हुई थी। कमरे के कोने में दराजों वाली एक भूरे रंग की अलमारी और एक सफेद पतला बेड था। खिड़की के बाईं तरफ एक ड्रेसिंग टेबल थी। इसी सामान के साथ साथ इसमें लकड़ी के काम वाली दो छोटी कुर्सियां और बीच में एक चौकोर कालीन भी बिछा हुआ था। कमरे की दीवार पर चारों तरफ भूरे रंग के लकड़ी के फट्टे लगे थे। उनकी बलूत की लकड़ी को कीड़े खा चुके थे। वे इतने पुराने और बदरंग थे कि इनसे पता लग रहा था कि वे वहां उस पुरानी इमारत की शुरुआत से ही थे। होम्स ने कोने से एक कुर्सी खींची और उस पर आराम से बैठ गया। उसकी आंखें उस कमरे के चारों तरफ बार बार घूम रही थी और वह हर चीज को बहुत ही ध्यान से देख रहा था। उसने उस घंटी की लटकती हुई रस्सी जिसका पुदना तकिए के पास था देखकर पूछा, इस घंटी से किसे पुकारा जाता है? यह हाउस कीपर के कमरे तक जाती है। कमरे की और चीजों के मुकाबले यह नहीं मालूम पड़ती है। हाँ, यह सिर्फ 2 साल पहले ही लगाई गई है। मेरे अनुमान से तुम्हारी बहन ने ही इसके लिए कहा होगा। नहीं, मैंने उसे इसका इस्तेमाल करते हुए कभी नहीं सुना। हमें जो चाहिए होता था उसे हम खुद ही ले लिया करती थी। इसका मतलब इतनी सुंदर घंटी का यहाँ लटकना बेकार ही था। मुझे माफ करना, पर मैं इस कमरे की जमीन भी देखना चाहूंगा। उसने अपना लेंस निकाला और इसे हाथ में पकड़कर अपने चेहरे के पास ले गया और फिर तेजी से आगे पीछे करते हुए फोटो में पड़ी दरार को ध्यान से देखा। यही काम उसने कमरे के चारों तरफ लगे लकड़ी के पैनलों पर भी किया। अंत में वो बिस्तर के पास आया और कुछ देर तक इसे घूरता रहा। फिर दीवार पर ऊपर नीचे अपनी नजरें दौड़ाई। उसने कंधे की रस्सी को अपने हाथों में पकड़ा और फिर इसे एक झटके के साथ खींचा। वो बोला, अरे यह तो दिखावटी है। क्या यह बजेगी नहीं? नहीं, नहीं, यह तो तार से भी नहीं बंधी है। बड़ी मजेदार बात है। तुम देख सकती हो कि यह वहां उस थोड़े से खुलने वाले रोशनदान के छोटे से हुक से बांधी गई है। बहुत अजीब सी बात है। मैंने इस पर पहले कभी ध्यान नहीं दिया। होम्स बुदबुदाते हुए बोला, अजीब बात है। इस कमरे में एक दो चीज अजीब सी है। जैसे वो बिल्डर कितना बेवकूफ है कि उसने कमरे का रोशनदान दूसरे कमरे में खोल दिया है। इस समस्या के लिए वो बाहर की हवा ले सकता था। महिला ने कहा, यह काफी नया बना हुआ है। उनसे जवाब दिया, ठीक यही काम घंटी की रस्सी के साथ किया गया है। हाँ, काफी छोटे छोटे बदलाव हो चुके हैं। ये लोग काफी अजीब मालूम पड़ते हैं। दिखावटी रस्सी, रोशनदान जिसमें से हवा नहीं आती है। मिस टोनर, आपकी अनुमति हो तो हम उस कमरे को भी अंदर से देख ले। डॉक्टर गिम्सबर्ग हाईलाइट का कमरा उसकी सौतेली बेटियों के कमरों की तुलना में बड़ा था, पर उसकी सजावट साधारण ही थी। कमरे में एक बेड और लकड़ी की किताबों की एक अलमारी थी जिसमें किताबें भरी हुई थी। ज्यादातर वे किताबें तकनीकी विषयों पर ही थी। बिस्तर के बगल में बाहों वाली एक कुर्सी, एक गोल टेबल और कोने में एक बड़ी सी लोहे की तिजोरी रखी थी। होम्स हम सारे सामानों के पास गया और उनको बड़े ही ध्यान से देखा। होम्स ने तिजोरी को थपथपाते हुए पूछा, यह क्या है? मेरे सौतेले पिता के काम के कागज है। इसका मतलब है तुम इसके अंदर देख चुकी हो? सिर्फ एक बार, कई साल पहले। मुझे याद है कि यह कागज से भरी हुई थी। यहाँ कोई बिल्ली तो नहीं है? नहीं, बड़ी अजीब सी बात है। यहाँ देखो। उन्होंने दूध की एक छोटी सी ट्रे उठाई जो कि उसके ऊपर ही रखी हुई थी। नहीं, हमारे पास बिल्ली नहीं है, पर यहाँ एक चीता और एक लंगूर जरूर है। ओ हाँ, चीता भी एक बड़ी बिल्ली ही है। फिर भी एक प्लेट दूध उसको संतुष्ट नहीं कर पाएगा। यही एक बात है जिसके लिए मैं निश्चित होना चाहता हूँ। ओम्स उस लकड़ी की कुर्सी के सामने पालथी मारकर बैठ गया
और बड़ी ही ध्यान से उसे देखने लगा। अपने लेंस को जेब में रखकर उठते हुए बोला, धन्यवाद, यहाँ कुछ चीज बहुत ही रोचक है। उसकी निगाह बिस्तर के कोने पर लटके हुए कुत्ते के पट्टे पर पड़ी। पट्टा इस ढंग से लिपटा हुआ था जैसे इसका चाबुक से फंदा बनाया गया हो। वाटसन, तुम्हें क्या लगता है? ये एक साधारण सा पट्टा है, पर मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि यह इस तरह से क्यों बनता है। यह बहुत सामान्य सा नहीं है। यह दुनिया बहुत बुरी है, और जब एक चालाक आदमी अपना दिमाग अपराध में लगा देता है, तब यह और भी बुरी हो जाती है। मिच स्टोनर, मेरे ख्याल से मैंने अब काफी कुछ देख लिया है। आइए अब बाहर लॉन में चले। मैंने अपने साथी का चेहरा इतना गंभीर पहले कभी नहीं देखा था, और जब हम उस छानबीन से वापस लौटे, तब उसकी भौहें पर भी एक तनाव था। हमने अनलोन में कई बार चहलकदमी की, पर जब तक वह स्वयं की अपने विचारों से बाहर नहीं निकला, मैंने और मिस डोनर ने उसे छेड़ना उचित नहीं समझा। उसने कहा, मिस डोनर, यह बहुत ही जरूरी है कि आप हर हालत में मेरी राय के अनुसार ही काम करें। मैं सही करूंगी। यह मामला काफी गंभीर है, और आपकी जिंदगी आपके काम करने के ढंग पर ही निर्भर करेगी। मैं आपको बता चुकी हूँ कि अब मेरी जान आपके हाथों में ही है। सबसे पहली बात यह है कि मैं और मेरा साथी रात को आपके कमरे में ही रहेंगे। मैंने और विंस्टोनर ने उसकी तरफ अचंभे से देखा। "अ, ऐसा ही है। आइए, मैं आपको बताता हूँ। मेरे ख्याल से गांव में ठहरने के लिए कोई जगह तो होगी ही। हाँ, वहाँ क्लाउन में है। बहुत अच्छी बात है। वहां से तुम्हारी खिड़कियां तो दिखाई पड़ती ही होगी। बिल्कुल। जब तुम्हारा सौतेला पिता वापस लौटे, तब तुम अपने सिर में दर्द का बहाना करके अपने कमरे में ही रहना। जब वो सोने चला जाए, तब तुम अपनी खिड़की के पल्ले खोल देना और उसकी कुंडी हटा देना। हमारे इशारे के लिए तुम वहीं पर एक लैंप जलाकर रख देना। साथ ही तुम कमरे से अपने काम की वे चीजें भी निकाल लेना जिनके साथ तुम्हें दूसरे कमरे में रहना है। मेरा विश्वास है कि मरम्मत का काम चलने के बावजूद तुम उस कमरे में एक रात आराम से रह लोगी। हाँ, बहुत ही आसानी से। बाकी तुम हमारे ऊपर छोड़ दो। हम तुम्हारे ही कमरे में रात गुजारेंगे और उस शोर की वजह भी जानेंगे जिसने तुमको परेशान कर रखा था। मेरे साथी की बाहों पर अपना हाथ रखते हुए मिस टोनर ने कहा, मिस्टर होम्स, ऐसा लगता है कि आपने अपना मन पक्का कर लिया है। शायद ऐसा ही है। तो कृपा करके मुझे मेरी बहन की मौत का कारण भी बता दीजिए। यह सब बताने से पहले मैं इसका स्पष्ट सबूत भी आपके सामने रखना चाहूंगा। आप कम से कम इतना तो मुझे बता ही सकते हैं कि क्या मेरा सोचना सही है कि उसकी मौत अचानक डर जाने की वजह से ही हुई थी? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मेरे ख्याल से इसकी कोई और वजह है। और मिस टोनर, अब हमें चलना चाहिए, क्योंकि यदि डॉक्टर रायलाड वापस आ गए और उन्होंने हमें देख लिया, तब हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तुम बहादुरी से रहना। अगर तुम मेरे बताए रास्ते पर चलोगी तो चाहिए हम तुम्हें डराने वाले खतरे को तुमसे दूर भगा देंगे। टाउन के उस छोटे से होटल में होम्स और मेरे लिए एक बेडरूम तथा बैठने वाले कमरे का इंतजाम करना कोई मुश्किल काम नहीं था। हमारा कमरा पहली मंजिल पर था। इसकी खिड़की से हम आने जाने वाले फाटक और स्टाफ मोड़ांग के रिहायशी हिस्सों को भी देख सकते थे। शाम के धुंधलके में हमने देखा कि डॉक्टर दिनेशभाई रायलाट एक घोड़ा गाड़ी से लौटे, जिसे एक लड़का चला रहा था, और उनकी विशाल काया उसके पीछे बैठी है। उस लड़के को बड़े से लोहे के फाटक को खोलने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। तभी हमने डॉक्टर की गरजती आवाज सुनी और देखा कि वह उस लड़के को गुस्से में मुक्का दिखा रहे थे। घोड़ागाड़ी अंदर चली गई और कुछ ही पलों के बाद हमने देखा कि भीड़ों के झुरमुटों से छनकर किसी एक बैठक कक्ष से लेप की रोशनी बाहर आ रही थी। हम उस बहराते अंधेरे में साथ साथ बैठे थे। तब होम्स ने कहा, वाटसन, क्या तुम्हें पता है कि आज ही रात तुम्हें अपने साथ लेकर चलने में मुझे थोड़ी हिचक हो रही है? वहाँ किसी खतरे की संभावना है। क्या मैं वहाँ तुम्हारी कोई सहायता कर सकूंगा? तुम्हारी मौजूदगी ही बहुत ही कारगर हो सकती है। तब मैं जरूर चलूंगा। मैं तुम्हारा एहसान माद हो। तुमने खतरे की बात कही है। तुमने उस कमरे में जरूर कुछ देखा है जो भी मुझे नहीं दिखाई पड़ा। नहीं, पर मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा अधिक निष्कर्ष निकाल लिया है। मेरे अनुमान से तुमने भी वह सब देखा है जो मैंने देखा है। मैंने उस घंटी और रस्सी से अधिक अजीब वहां कुछ भी नहीं देखा, और इसका इस्तेमाल क्या है, मैं इसकी सिर्फ कल्पना ही कर सकता हूँ। तुमने उस रोशनदान को भी देखा होगा। हाँ, पर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि दो कमरों के बीच एक छोटा रोशनदान कुछ अजीब सा है। यह इतना छोटा है कि एक चूहा भी मुश्किल से इसमें से निकल सकेगा। मैं जानता था कि हमारा स्टाफ फौरन आने के पहले से ही हमें वहां एक रोशनदान मिलेगा। होम्स, मुझे पता था। तुम्हें उस महिला की बात याद होगी जिसमें
उसने कहा था कि उसकी बहन को डॉक्टर रायलात के सिगार की महक आती थी। इससे पता चलता है कि दोनों कमरों के बीच कोई संबंध है, जो छोटा भी हो सकता है, और यदि बड़ा होता तो मौत के बाद भी कोरोनर की टिप्पणी में उसका उल्लेख अवश्य होता। इसके होने में नुकसान क्या है? हाँ, पर इनमें एक ही समय पर होने का एक विचित्र सा संबंध है, जैसे रोशनदान का बनाया जाना, रस्सी का लटकाना और एक महिला जो कि बिस्तर पर सोई उसका मरना। क्या यह तुम्हें कुछ सोचने पर मजबूर नहीं करता है? मैं अभी भी इनमें कोई संबंध नहीं देख पा रहा हूँ। क्या तुमको उस बिस्तर में कुछ खास नजर आया था? नहीं, यह जमीन से जड़ा हुआ था। क्या तुमने पहले भी कभी इस तरह का जमीन से जड़ा हुआ बेड देखा है? मैं कह नहीं सकता हूँ। वह औरत अपना बेड सरका नहीं सकती थी। इसे उस रोशनदान और रस्सी के ठीक सामने की जगह पर ही रहना होगा, और हम यह भी कह सकते हैं कि यह रस्सी घंटी बजाने के लिए नहीं थी। मैंने जोर से कहा, होम्स, ऐसा लग रहा है कि तुम जो कह रहे हो मैं उसे वाकई कुछ कुछ समझ रहा हूँ। हम सचमुच किसी भयानक अपराध को रोकने के लिए ठीक समय पर यहाँ पहुंच गए हैं। अत्यंत भयानक। जब एक डॉक्टर ऐसा गलत काम करता है तब वो पहला अपराधी होता है। उसके पास ताकत भी है और जानकारी भी। यह आदमी गहराई से चोट करता है। पर वॉटसन, हमें भी गहराई से ही चोट करनी होगी। रात खत्म होने से पहले हमारे पास बहुत सी भयानक बातें होगी। चलो कुछ घंटों तक खुश रहने के लिए और मन बहलाने के लिए फाइक देते हैं। तकरीबन 9 बजे पैरों से बीच से दिखने वाली रोशनी बुझ गई, और उस इमारत की तरफ पूरी तरह अंधेरा छा गया था। धीमे धीमे 2 घंटे बीत गए और तभी अचानक 11 बजने के साथ ही हमारे ठीक सामने एक तेज रोशनी दिखाई पड़ी। अपने पैरों पर उछलते हुए होम्स ने कहा, वो इशारा हमारे लिए ही है और यह बीच वाली खिड़की से आ रहा है। जब हम वहां से निकल रहे थे तभी होम्स ने होटल के मालिक से कहा, हम किसी परिचित से मिलने जा रहे हैं और रात में हम वहीं रुक भी सकते हैं। अब वही पल हम बाहर अंधेरे सड़क पर आ गए थे। हमारे चेहरे पर तीखी ठंडी हवा लग रही थी। शाम में एक पीली रोशनी धुंधली मंजिल की तरफ ले जाने के लिए हमें रास्ता दिखा रही थी। हमें उस मैदान में घुसने में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि उस पुरानी चार दीवारी में जगह जगह बिना मरम्मत वाली दरारें पड़ी हुई थी। पेड़ों के बीच से अपनी जगह बनाते हुए हम लॉन तक पहुंच गए और इसे पार भी कर लिया। जैसे ही हम खिड़की से होकर भीतर घुसने ही वाले थे कि चंपा की झाड़ियों में से एक बच्ची की तरफ कूदकर कोई निकला और घास में लड़खड़ाता हुआ सा अंधेरा मैदान में भाग गया। मैं फुसफुसाया, हे भगवान, क्या आपने उसे देखा? होम्स भी मेरी ही तरह एक पल के लिए चौंक पड़ा था। उसने अपने हाथों में से पलाई को जकड़ रखा था। फिर उसकी धीमी सी हंसी मेरे कानों में पड़ी। वो फुसफुसा कर बोला, यह भी इसी परिवार का सदस्य है। यह वही लंगूर है। मैं डॉक्टर के उन अजीब से पालतू जानवरों के बारे में भूल ही गया था। इनमें एक चीता भी शामिल था, जो कि शायद किसी भी पल हमारे कंधों पर चढ़ सकता था। होम्स की बातों को मानते हुए मैंने अपने जूते उतारे और कमरे के भीतर पहुंचकर काफी हल्का महसूस किया। मेरे साथी ने बिना आवाज किए ही खिड़कियों के दरवाजे बंद कर दिए और लैंप उठाकर मेज पर रख दिया। उसने कमरे में चारों तरफ एक नजर दौड़ाई। वहां सब कुछ वैसा ही था जैसा कि हमने दिन के समय देखा था। फिर वह मेरी तरफ खिसका और अपने हाथों को अपने मुंह के चारों तरफ पाइप की तरह गोल बनाकर मेरे कान में फुसफुसाकर बोला, थोड़ी सी भी आवाज हमारी सारी योजना पर पानी फेर देगी। मैंने सहमति में सिर हिलाया ताकि वह समझ जाए कि मैंने सुन लिया है। वह हमें रोशनदानी से देख सकता है, इसीलिए हमें बिना रोशनी के ही बेचना होगा। मैंने फिर सिर हिला दिया। देखो, सो मत जाना, तुम्हारी जिंदगी इसी पर निर्भर है। अपनी पिस्तौल तैयार रखना, हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है। मैं बिस्तर के किनारे बैठा हूँ और तुम कुर्सी पर बैठो। मैंने अपना रिवॉल्वर बाहर निकाल लिया और इसे मेज के ऊपर एक किनारे रख दिया। होम्स अपने साथ एक लंबा छड़ी लेकर आया था। इसे उसने बिस्तर पर अपने बगल में ही रख दिया था। इसी से सटाकर उसने माचिस की डिबिया रख दी और अधजली मोमबत्ती को भी रख दिया और फिर लैंप भी बुझा दिया। अब हम बिल्कुल ही अंधेरे में बैठे थे। मैं उस भयानक रौद्र जगह को क्या कभी भूल पाऊंगा? मुझे कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा था, यहाँ तक कि सांसों की आवाज भी नहीं। और मैं यह भी जानता था कि मुझसे कुछ ही फीट की दूरी पर आंखें खोले हुए मेरा साथी भी मेरी ही हालत में बैठा हुआ है। दरवाजे की चिड़ियों से बहुत ही कम रोशनी दिख रही थी और हम चुपचाप अंधेरे में बैठे इंतजार कर रहे थे। बाहर किसी जंगली चिड़िया की कभी कभी तेज आवाज आती थी और एक बार तो हमारी खिड़की के पास एक बड़ी बिल्ली की तरह किसी के गुर्राने की आवाज भी आई।
जिससे हमें पता लगता था कि वह चीता वहाँ आज़ादी से घूम रहा है। बहुत दूर से आती उस चर्च की घड़ी के घंटों की आवाज़ें हमें हर चौथाई घंटे पर सुनाई देती थी। वे चौथाई घंटे कितने लंबे मालूम पड़ते थे। 12, 1, 2 और 3 बज गए। पर अभी भी हम शांत बैठे हुए इंतजार कर रहे थे कि कुछ भी हो सकता है। अचानक रोशनदान की तरफ पल भर के लिए रोशनी की चमक दिखाई पड़ी, जो कि तुरंत ही गायब भी हो गई। पर अब तेल जलने और धातु गर्म होने की महक आ रही थी। बगल वाले कमरे में किसी ने लालटेन जलाई थी। मैंने भी कुछ चलने की आवाज़ सुनी थी, पर फिर अब शांत हो गया। हालाँकि वह महक अब तेज हो गई थी। आधे घंटे तक मैं कान लगाए तनाव में बैठे रहा। तभी अचानक एक दूसरी तरह की आवाज़ सुनाई पड़ी। यह एक बहुत ही शांत और केतली से निकलने वाली भाप की धीमी लगातार आती आवाज़ की तरह थी। अचानक ही मैंने सुना कि होम्स बिस्तर से उछल पड़े और माचिस जलाकर उस घंटे वाली रस्सी पर तेजी से अपनी घड़ी मारने लगे। वे जोर से बोला, वाटसन, तुमने देखा? अब तुम इधर देखो। परंतु मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। अगले ही पल जब होम्स ने रोशनी जलाई, तब मैंने धीमी और साफ सीटी की आवाज़ सुनी। पर अचानक मेरी थकी हुई आंखों में आई चमक यह नहीं समझ पा रही थी कि वह क्या था, जिस पर मेरे साथी ने इतने वहशी ढंग से प्रहार किया। मैंने देखा कि उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था और घृणा से भर गया था। उसने अब चोट करना बंद कर दिया और वो रोशनदान की तरफ घूर रहा था। तभी मैंने उस सन्नाटे को चीखती हुई भयानक चीख सुनी। यह आवाज़ तेज और बहुत तेज होती चली गई। इस भयानक चीख में पीड़ा, भय और क्रोध सभी कुछ शामिल था। लोग कहते हैं कि दूर गांव में, यहाँ तक कि चर्च के पास भी, उस चीख ने अपनी बिस्तरों में डूबकर लोगों को जगा दिया था। इससे मेरा दिल भी थोड़ा घबरा गया। मैं चुपचाप खड़ा होम्स की ओर देख रहा था और वह मुझे। यह तब तक जारी रहा जब तक कि वह आती हुई आवाज़ बिल्कुल बंद नहीं हो गई। मैंने कहा, इसका क्या मतलब है? उसने जवाब दिया, इसका मतलब है सब कुछ खत्म हो गया। अच्छा ही हुआ। अपनी पिस्तौल ले लो। अब हम डॉक्टर रायलात के कमरे में चलेंगे। अपने चेहरे पर गंभीरता लिए हुए उसने लैंप जलाया और गलियारे की तरफ चल पड़ा। उसने कमरे का दरवाजा 2 बार थपथपाया, परंतु भीतर से कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद होम्स ने दरवाजे का हैंडल घुमाया और कमरे के भीतर घुस गया। मेरे हाथ में पिस्तौल थी। कमरे के अंदर का दृश्य अजीब सा था। मेज पर काले रंग की लालटेन रखी थी और उसका ढक्कन आधा खुला हुआ था। इसकी तेज रोशनी सामने रखी लोहे की तिजोरी पर पड़ रही थी, जिसका दरवाजा भी अधखुला था। इस मेज के बगल में लकड़ी की कुर्सी पर डॉक्टर ब्रिस्बाई स्लेटी रंग का गाउन पहने बैठे थे। उनके नंगे घुटने आगे की ओर निकले हुए थे। उनके पैरों में तुर्की वाली लाल चंपलें थी और गोद में एक लंबा सा पट्टा था, जिसे हम दिन में देख चुके थे। उनकी ठुड्डी ऊपर की ओर उठी हुई थी और आंखें छत के कोने को भयानक ढंग से घूर रही थी। इनकी भौहों के किनारे एक खास तरह का पीले रंग का फीता बंधा था, जिस पर भूरे रंग की चिट्टियां थी, जो कि लगता था कि उनके माथे पर कसकर बंधा था। जब हम कमरे में घुसे, तब उन्होंने न तो आवाज की और न ही हिले। होम्स ने फुसफुसाते हुए कहा, फीता, वही छींटदार फीता। मैं एक कदम आगे बढ़ा ही था कि अचानक डॉक्टर के सिर पर पड़ी पगड़ी जैसी चीज हिली और फिर उसकी बाजू के पीछे एक सांप की भयानक गर्दन और हीरे के आकार जैसा उसका सिर दिखा। होम्स चीखे। होम्स चीखे, यह जहरीला सांप है। भारत में पाया जाने वाला सबसे जहरीला सांप। इसके काटने पर वह 10 सेकंड में ही मर गया होगा। हिंसा वास्तव में हिंसा करने वाले पर ही वापस आती है। षड्यंत्र करने वाले उसी गड्ढे में गिरता है जिसे वह दूसरे के लिए खोदता है। आओ, इस प्राणी को वापस उसके मादे में ही पहुंचा देते हैं और फिर हम मिस स्टोनर को किसी ठीक ठाक जगह में ले जाएंगे। अब यहाँ की पुलिस को यह पता लगाने दो कि यहाँ क्या हुआ था। इतना कहने के साथ ही उन्होंने उस कुत्ते के पट्टे को झटके से मृतक की गोद से उठा लिया और उसके फंदे को सांप के गले की तरफ फेंका। फिर उसी के सहारे सांप को फंसाकर सांप के बैठने की भयानक जगह से उसे उठा लिया और लगभग एक हाथ की दूरी बनाकर रखते हुए वापस उसी तिजोरी में फेंक दिया और फिर तिजोरी को बंद कर दिया। स्टाफ मोरान के डॉक्टर ग्रिम्सबाई रायलाट की मौत की यह वास्तविक सच्चाई थी। यह जरूर नहीं है कि मैं इस कहानी को यह कहकर विस्तार से बताऊं कि कैसे हमने उस डरी हुई लड़की को उसकी बुरी स्थिति से बचाया, कैसे हमें उस लड़की को सुबह की ट्रेन से उसकी मौसी के घर ले गए, कैसे जांच की वह धीमी प्रक्रिया चली और डॉक्टर की दुर्गति उसके खतरनाक जीवों के साथ खेलने की वजह से हुई। इस केस के बारे में जो भी कुछ थोड़ा
मुझे अभी जानना बाकी था, उसे शेरलॉक होम्स ने अगले दिन वापस चलते समय मुझे बताया। वह बोला, वाटसन, मैं पूरी तरह से गलत नतीजे पर पहुंच गया था, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से किसी भी तर्क तक पहुंचना कितना खतरनाक हो सकता है। उन बंजारों की वहां मौजूदगी और उस बेचारी लड़की का पिता शब्द का इस्तेमाल, जिसे उसने माचिस की रोशनी की झलक में ही देखा था, यह सब मुझे भटकाने के लिए काफी था। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि यही एक चीज थी जिसने मुझे छूटने पर मजबूर कर दिया था, कि कमरे में रहने वाला जिससे भी डरा वह चीज बाहर खिड़की या दरवाजे से अंदर नहीं आई थी। जैसे ही मैंने तुम्हें वह रोशनदान और बिस्तर पर लटकती रस्सी दिखाई थी, तभी मुझे इस बात का ख्याल आया था। जमीन से बनते बिस्तर को देखकर मुझे लगा कि यह रस्सी रोशनदान और बिस्तर तक किसी पुल का काम करने के लिए ही बंधी थी। साहब का विचार अचानक ही मुझे खोंदा, क्योंकि डॉक्टर को भारत से ऐसे ही जीव भेजे जाते थे। अब मैं बिल्कुल ही सही रास्ते पर था, क्योंकि जहर का पता लगाना आसान नहीं था। वह भी तब जबकि एक चालाक और निर्दयी आदमी इसमें शामिल हो, साथ ही वह पूर्व से प्रशिक्षण भी प्राप्त कर चुका हो। जहर की तेजी भी यही साबित करती थी। मृतक के शरीर पर उन दो छेदों को देखने के लिए भी एक तेज नजर की जरूरत होती है, जहां से वह जहर शरीर में घुसा होगा। फिर मैंने उस चींटी के बारे में भी सोचा। सुबह की रोशनी उसके शिकार को जगा दे, इसके पहले कि उस सांप को वापस बुलाना होगा। इसीलिए उसने सांप को प्रशिक्षित भी किया था, और शायद उसे वापस बुलाने के लिए ही वहां पर दूध भी रखा गया था। वह इसे उसी समय रोशनदान से होकर बिस्तर तक जाने के लिए रख देता था। सांप कमरे में रहने वालों को काट भी सकता था और नहीं भी काट सकता था। शायद वो एक हफ्ते तक हर रात बच जाती थी, परंतु एक दिन वह उस सांप का शिकार बन भी गई। डॉक्टर के कमरे में घुसने से पहले ही मैं इन नतीजों पर पहुंच चुका था। उसकी कुर्सी को देखकर मुझे पता चल गया था कि वह उसका इस्तेमाल सांप को रोशनदान से भेजने के लिए करता था। तिजोरी, दूध की प्लेट और चाबुक का फंदा देखकर मेरा रहस्य सब भी जाता रहा। धातु की आवाज जो कि कमरे में रहने वाले को ही सुनाई पड़ती थी, वह मुमकिन है डॉक्टर द्वार तिजोरी के जल्दी से खोले जाने की वजह से होती थी, क्योंकि सांप उसी तिजोरी में रखा गया था। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए तुम जानते ही हो कि मैंने सबूत के लिए वे कदम उठाए थे। मैंने उस सांप की फुड़फुड़ाने की आवाज सुनी थी, और मुझे उम्मीद है तुमने भी सुनी होगी। फिर मैंने जल्दी से रोशनी जलाई और उस पर आक्रमण कर दिया था। सांप को रोशनदान की तरफ से वापस भेजे जाने की वजह से दूसरी तरफ वो अपने मालिक पर ही चोट कर बैठा। साथ ही साथ उस पर मेरी छड़ी की चोट में उसकी सांप वाली प्रवृत्ति को जगा दिया। परिणाम स्वरूप उसके सामने जो भी पहला व्यक्ति दिखा, उसे ही उसने डस लिया। इस प्रकार मैं किसी न किसी रूप में डॉक्टर वाइलाट की मौत का जिम्मेदार हूँ, परंतु इसका मेरी आत्मा पर कोई बोझ नहीं है।